अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई एम वसीम अहमद आपके सामने फिर हाजिर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन लेके। तो पिछले लेक्चर में मैंने जो बोला था, यानी कि हमने डिफरेंट एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन देखी थी, किन बेसिस पे डिफरेंट एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया है पीरियोडिक टेबल में। तो वहाँ पे जो बेसिस थी वो थी या तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, या तो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर और सिमिलर प्रॉपर्टीज। यानी इन तीन बेसिस पे डिफरेंट एलिमेंट्स को कैटेगराइज किया गया है, क्लासिफाई किया गया है पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, तो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर is the basic criteria on which the whole elements in the universe, they are categorized, they are classified in the periodic table, and increasing atomic number की बुनियाद पे सारे एलिमेंट्स को कैटेगराइज किया गया है पूरे पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, तो जहाँ पे भी ये क्राइटेरिया ये प्रोसीजर फेल होता है, वहाँ पे एलिमेंट्स को बाहर किया गया है ताकि वो पीरियोडिक टेबल की जो रिदम है वो पीरियोडिक टेबल की रिदम वायलेट ना करे। ठीक है, तो यहाँ पे जो कार्बन की बात हम करने जा रहे हैं, ठीक, तो और डिफरेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन की बात करने जा रहे हैं। दैट्स व्हाई दिस होल कार्बन and its compound form the basis of organic chemistry. So now I'm going through the compounds of carbon. लेकिन पिछले लेक्चर में हमने कुछ बातें की थी बाकी एलिमेंट्स के बारे में, ताकि सारे एलिमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन हो, किस एलिमेंट की कितनी वैलेंसी है और किस एलिमेंट के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहां पे पाए जाते हैं आउटर मोस्ट शेल में, तो दैट डिफाइंस द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन यहाँ पे मसला कुछ और है कि वहां पे मैंने बात की थी, ये जो पीरियोडिक टेबल में एक ट्रेंड होती है, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 4 एंड देन डिक्रीजेस फ्रॉम 4 to 0 वंस अगेन। यानी कि एक ट्रेंड के हिसाब से अगर हम पीरियोडिक टेबल में चलेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, the atomic number gets increased from 0 to 4, then after from 4 to 0 atomic number once again gets decreased. It means कि अगर हम अब periods की बात करें, ठीक है, period means columns, अगर हम columns में चलेंगे periodic table में, ऐसे column ऊपर से नीचे तक हम देख रहे हैं कि atomic number increase हो रहा है, continuously increase हो रहा है। वहां पे 1 to 4 इंक्रीज और 4 to 0 फिर से डिक्रीज नहीं हो रहा है एटॉमिक नंबर। लेकिन मैंने बोला वैलेंसी कुछ भी हो सकती है, वैलेंसी कुछ भी हो सकती है। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू से हियर कि यहाँ पे आप देखिए कि अगर हम कार्बन की बात करें, कार्बन हैज एटॉमिक नंबर 6, सो it will have only 2 shells. K shell contains 2 number of electrons, and L shell contains 4 number of electrons. यानी कि ये 2 और ये 4, इनको अगर हम प्लस करेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आएंगे यहाँ पे, दैट विल बी 6। अब लेकिन यहाँ पे मसला कुछ और है कि यहाँ पे अगर हम कार्बन के 2 शेल्स को यहाँ पे बनाएंगे, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल हो जाएंगे, यानी कि सीट्स आर अवेलेबल इन द फर्स्ट शेल फॉर ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। देन आफ्टर देयर रिमेन्स 8 वैकेंसीज इन द आउटरमोस्ट शेल में 8 वैकेंसीज होती है, यानी कि यहाँ पे 8 सीट्स खाली है। एल शेल में यहाँ पे हम 8 इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप कर सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे कार्बन के सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स है, बाकी क्योंकि हमने 2 पहले शेल में फिल कर दिए, फिर रहते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। इट मींस दिस आउटर मोस्ट शेल विल कंटेन 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक, अब ये कार्बन कोशिश करेगा कि ये नोबल गैस जैसा बने। नोबल गैस जो इसके नियरेस्ट जो नोबल गैस है दैट इज नियॉन। ठीक है, एज वी नो द नियॉन हैज 10 number of electrons. First shell contains this, that means K shell contains 2 electrons
and L shell contains 8 electrons. Now the octet of this neon is fulfilled. That's why we say this neon is noble gas. Similar thing is here. अगर हम कार्बन की बात करें, कार्बन अगर नियॉन जैसा बनना चाहे तो ये जो आउटर मोस्ट शेल है, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है. इसका मतलब कि या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स बाहर से लाएगा या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स यहां से लूज करेगा, ताकि या तो ये नियॉन जैसा बने या तो ये हीलियम जैसा बने. ठीक है, लेकिन मसला ये है, ये इट्स नॉट इजी टू लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, and also it is not easy to get 4 electrons from outside to fulfill the octet. So what the carbon does here, ये यहाँ पे क्या करेगा कि कार्बन सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा. शेयरिंग प्रोसेस से ये बाकी 4 डिफरेंट एलिमेंट या 4 सिमिलर एटम्स ऑफ सिमिलर एटम्स एलिमेंट्स के साथ लिंक करेगा, जिसकी वजह से इसका जो ऑक्टेट है वो फुलफिल हो जाएगा. और बाकी जो इसके नियर बाय में एलिमेंट्स होंगे या एटम्स होंगे, उनका आउटर मोस्ट शेल भी फुलफिल्ड होगा. कहने का मतलब उनकी वैलेंसी भी सेटिस्फाई होगी और इसकी वैलेंसी भी सेटिस्फाई होगी. दैट मीन्स हियर कार्बन हैज द शेयरिंग कैपेसिटी ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स. शेयरिंग कैपेसिटी ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स. इसका मतलब कि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा, तब जाके इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाएगा. ये जो शेयरिंग कैपेसिटी ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन. ठीक है, तो कार्बन की वैलेंसी अगर हम कहेंगे, यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी अब 4 आती है. ठीक है, जब कार्बन की वैलेंसी 4 आती है, अगर हम पीरियोडिक टेबल के हिसाब से बात करें तो ये किस ग्रुप में आता है. ठीक है, नाउ इन द पीरियोडिक टेबल इट लाइज इन द ग्रुप 14. ग्रुप 14 में ये लाई करता है. ठीक है, अब देखो आप जो डिफरेंट एलिमेंट्स इसी ग्रुप में बाकी है ड्यू टू द सिमिलर प्रॉपर्टीज. फर्स्ट इज कार्बन, देन आफ्टर वी हैव देयर सिलिकॉन आल्सो, वी हैव देयर टिन आल्सो, देन वी हैव देयर लेड आल्सो, जर्मेनियम आल्सो. ये सारे एलिमेंट्स वहां पे इसी ग्रुप में मौजूद है क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी सेम है. सेम क्या प्रॉपर्टी है, इन सारे एलिमेंट्स की जो वैलेंसी है दैट इज वंस अगेन 4. दैट मीन्स दिस कार्बन डज नॉट lose 4 electrons and also it does not get 4 electrons from external elements. लेकिन ये क्या करेगा, सिर्फ शेयरिंग करेगा इलेक्ट्रॉन्स की, जिसकी वजह से इसकी जो वैलेंसी है दैट बिकम्स वंस अगेन 4. सो आई होप दिस इज क्लियर. देन आफ्टर वी मूव अहेड, यहां पे अब देखो, अब कार्बन में मैं कह रहा हूं कि पूरी यूनिवर्स में ज्यादा से ज्यादा हमें कार्बन के कंपाउंड्स ही मिलते हैं. लेकिन किस वजह से कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स पूरी यूनिवर्स में मौजूद है? ड्यू टू दीज 4 इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज कार्बन हैज द प्रॉपर्टी टू सेल्फ लिंक विद अदर एटम्स, ईदर सिमिलर एलिमेंट्स और डिफरेंट एलिमेंट्स. उनके साथ ये लिंक करेगा, तब जाके इसकी जो वैलेंसी है दैट विल बी सेटिस्फैक्टरी. लेकिन अब आप देखो, वी फाउंड कार्बन in whole universe in 2 forms. Means the whole carbon, it is present in the universe sometimes in free state and sometimes it is present in combined state. यानी कभी कभी कार्बन फ्री स्टेट में मिलता है पूरी यूनिवर्स में और कभी कभी कार्बन मिलता है कंपाउंड स्टेट्स में. कंपाउंड या कंबाइंड स्टेट्स में कहने का मतलब कि कभी ये बिल्कुल प्योर फॉर्म में मौजूद होगा और कभी कभी ऐसा होगा ये सारा कार्बन किसी और एलिमेंट के साथ लिंक करके मौजूद होगा. जैसे कि मैं लिखूंगा फ्री स्टेट्स ऑफ कार्बन, फ्री स्टेट्स where carbon is not linked with any other different element except carbon. ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्री स्टेट्स में जब भी कार्बन मिलेगा वहां पे सिर्फ कार्बन एटम्स ही मौजूद है. आई मीन टू से देयर विल बी ओनली कार्बन एटम्स इन अ कंपाउंड. कंपाउंड जो भी बनेगा
वहां पे जो एटम्स होंगे वो सिर्फ कार्बन के ही होंगे। लेकिन मसला यहाँ पे ये है, इसे कहेंगे फ्री स्टेट। जैसे कि हमारे पास एक फ्री स्टेट है डायमंड, ऐसे हमारे पास है ग्रेफाइट, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है फ्लोरीन, ठीक है, जिसे हम बकमिनिस्टर भी कहते हैं, ठीक है, बकमिनिस्टर्स फ्लोरीन। और अब देखिए, अब ये जो सारे कंपाउंड्स है या डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है कार्बन के, यहाँ पे डायमंड बिल्कुल फ्री स्टेट में मिलता है। फ्री स्टेट कहने का मतलब कि यहाँ पे कोई और एलिमेंट इसके साथ लिंक करके नहीं होगा। ऐसे ही ग्रेफाइट की बात करें, यहाँ पे भी कोई और डिफरेंट एलिमेंट ग्रेफाइट पे मौजूद नहीं होगा। सिमिलर थिंग इज विद द फ्लोरीन। तो फ्लोरीन में भी कोई डिफरेंट एलिमेंट इसमें मौजूद नहीं हो सकता। That's why we said the carbon is found in the free state in these forms. And similarly, जब हम combined states की बात करें, कार्बन की combined states की जब हम बात करते हैं, we found carbon in different forms. चाहे वो ऑर्गेनिक फॉर्म हो, चाहे वो इनऑर्गेनिक फॉर्म हो। यानी कि कहने का मतलब ऑर्गेनिक जब हाइड्रोजन और कार्बन भी मौजूद होगा, हो गया ऑर्गेनिक फॉर्म। जब इनऑर्गेनिक फॉर्म में मौजूद होगा कार्बन, वहां पे सिर्फ कार्बन ही मौजूद होगा, हाइड्रोजन इसके साथ नहीं होगा। दैट मीन्स देयर विल बी नो हाइड्रोकार्बन। सो आई मीन टू से हियर, सो वी हैव डिफरेंट कंपाउंड्स एज वी हैव कैलामाइट हियर, सो एज वी हैव अनदर कंपाउंड जैसे कि लाइमस्टोन हमारे पास है, ऐसे ही हमारे पास डोलोमाइट है, ऐसे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स है। कहने का मतलब कि सारे एलिमेंट्स कंबाइनेड फॉर्म में मौजूद होंगे, चाहे वो इनऑर्गेनिक हो चाहे ऑर्गेनिक। कार्बन यहाँ पे कंबाइनेड स्टेट में पाया जाएगा कि ये डिफरेंट एलिमेंट के साथ भी लिंक करेगा। वहां पे डिफरेंट एलिमेंट्स भी होंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स भी मौजूद होंगे, जिसकी वजह से हम कहेंगे कार्बन इज इन कंबाइनेड स्टेट। लेकिन अगर हम अब सीक्वेंस के हिसाब से चले, क्योंकि कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स यूनिवर्स में बनाता है। जैसे कि हमारे पास कंपाउंड एक सिंपल था, डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, बकमिनिस्टर, ऐसे ही बहुत सारे कंपाउंड्स है जो बिल्कुल फ्री स्टेट में मिलते हैं। और बाकी कंबाइनेड स्टेट में जो भी हमारे पास कार्बन के डिफरेंट फॉर्म्स होती है, जैसे कि कैलामाइट, ऐसे ही मैंने यहाँ पे लिखा लाइमस्टोन है हमारे पास, डोलोमाइट है, यहाँ पे हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स है, लिपिड्स है, फैट्स है, बाकी भी कंपाउंड्स है जहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन मिक्सचर फॉर्म में मौजूद होता है। तो तब जाके हमारा जो कहने का मकसद ये है कि पूरी यूनिवर्स में ज्यादातर जो कंपाउंड पाया जाता है, मोस्टली इट इज कार्बन, ठीक है, इट इज कार्बन either in free state or in combined state. So what property tends the carbon to form different types of compound in the universe? Either free compounds, यानी free state compounds, और combined state compounds. या चाहे वो compound free state के हो, चाहे वो combined state के compounds हो, लेकिन ऐसी कौन सी property इस कार्बन में मिलती है हमें कि जिसकी वजह से कार्बन ह्यूज क्वांटिटी में यूनिवर्स में मौजूद है। जैसे कि मैं बात करूंगा एक ऐसी प्रॉपर्टी की जो कार्बन में मौजूद है, जिसकी वजह से कार्बन ह्यूज क्वांटिटी में यूनिवर्स में मौजूद होगा। सिंपल मैं ऐसे लिखूंगा कि वी हैव अ प्रॉपर्टी विच इज नोन एज टेट्रावैलेंसी, जो अभी मैं बात कर रहा था, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, ये एक प्रॉपर्टी है। टेट्रावैलेंसी, टेट्रा मीन्स 4, वैलेंसी यू नो कंबाइनिंग कैपेसिटी, ठीक है। यहाँ पे जो कार्बन की जो वैलेंसी है दैट इज 4, द 4 वैलेंसी ऑफ कार्बन इज नोन एज टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी कहने का मतलब ये डिफरेंट 4 एलिमेंट्स के साथ, डिफरेंट 4 एटम्स ऑफ एलिमेंट्स के साथ भी लिंक कर सकता है और सेम एलिमेंट के साथ भी लिंक कर सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूंगा, अगर हमारे पास सिंपल सा एक कार्बन है,
ये यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ लिंक करेगा, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन और होगा, यहाँ पे एक और हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे एक और हाइड्रोजन होगा। यानी कि हमारे पास कार्बन है, समझो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यह भी कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये भी कार्बन का इलेक्ट्रॉन और ये भी कार्बन का इलेक्ट्रॉन। ये चारों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इसके जो शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है दैट इज ओनली वन, सो आई राइट हियर इज वन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन, वन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन, one electron of hydrogen and also one electron of hydrogen. This electron it gets shared with this electron of hydrogen, जिसकी वजह से यहाँ पे एक बॉन्ड बनता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे भी किस्सा हो रहा है, यहाँ पे भी ऐसा सेम, यहाँ पे भी सेम। ठीक है, अब देखो कार्बन की जो वैलेंसी है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, दैट बिकम्स वंस अगेन 8 by sharing capacity। ठीक है, नाउ दिस इज द टेट्रावैलेंसी due to which by these 4 electrons present in the outermost shell it forms 4 links with either same elements or different elements, so this is known as tetravalency of carbon। अब देखो आप कि कार्बन में दूसरी जो प्रॉपर्टी है दैट इज सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ this carbon is also known as catenation। इसे कहते हैं catenation। Right here, catenation is another property of carbon। It is the self-linking ability of any element by which it gets self-linked with other 4 atoms either of different element or same element। चाहे वो सेम एलिमेंट हो चाहे वो डिफरेंट एलिमेंट हो, उनके साथ लिंक करता है, उस प्रॉपर्टी को हम कैटिनेशन कहते हैं। ठीक है, दिस सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी इज आल्सो नोन एज सेल्फ कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी। सेल्फ कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी। तो सेल्फ कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी की वजह से ये कार्बन डिफरेंट या सेम एलिमेंट के साथ लिंक कर सकते, चाहे 4 लिंक करे, चाहे 2 लिंक करे, चाहे कुछ करे, मुझे उसे गर्ज है नहीं। लेकिन यहाँ पे जो लिंक्स बनाएगा कार्बन डेफिनेटली 4 सेम या डिफरेंट एलिमेंट के साथ बनाएगा, जिसकी वजह से ये सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी बनती है कार्बन की। इसी प्रॉपर्टी की वजह से, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़ते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, जिसकी वजह से ये ह्यूज क्वांटिटी में यूनिवर्स में मौजूद है, ईदर इन फ्री स्टेट और इन कंबाइंड स्टेट। आई होप दिस इज क्लियर। देन आफ्टर व्हाट वी डू हियर कि अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी की वजह से एक टाइप ऑफ एलिमेंट डिफरेंट फॉर्म्स में मौजूद होगा। जैसे कि कार्बन ही एक एलिमेंट है जो डायमंड के सूरत में भी मौजूद है, यही एलिमेंट कार्बन ग्रेफाइट की सूरत में भी मौजूद है, फ्लोरीन की सूरत में भी मौजूद है और डिफरेंट फॉर्म्स के सूरत में भी मौजूद है। दैट मीन्स इट हैज मेनी एग्जिस्टेंस, इट हैज मेनी फॉर्म्स ऑफ एग्जिस्टेंस इन द यूनिवर्स ड्यू टू विच दिस कार्बन इज प्रेजेंट इन द यूनिवर्स। ठीक है, सो आई राइट हियर कि यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है दैट इज एलोट्रॉफी। ठीक है, सो इफ वी डिफाइन द एलोट्रॉफी, allotropy is simply the existence of elements in more than one form keeps its physical properties same। ठीक है, यानी कि एक एलिमेंट की एग्जिस्टेंस जो यूनिवर्स में होगी, एक ही एलिमेंट की जो एग्जिस्टेंस वो डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकती है, लेकिन मसला क्या है, इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होंगी वो सेम रहेंगी। ठीक है, अब ये मसला है फिजिकल प्रॉपर्टी इनकी सेम क्यों रहती है, सॉरी केमिकल प्रॉपर्टी इनकी सेम रहेगी, लेकिन ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी है मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूं केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी इनकी सेम रहेगी क्योंकि एलिमेंट एक ही है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहने के ज्यादा चांसेस है, लेकिन बट फिजिकल प्रॉपर्टी वेरीज। ठीक है,
फिजिकल प्रॉपर्टी वैरीज फ्रॉम फॉर्म टू फॉर्म, यानी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म तक कि इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होंगी वो डिफरेंट होंगी, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सारे एलिमेंट्स में चांसेस है कि सेम रहेंगी। ठीक है, अब ये मसला रहा कि इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो सेम क्यों रहती है। ठीक है, फिलहाल मैं एलोट्रॉफी की बात कर रहा हूं। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट्स इन मोर देन वन फॉर्म बट हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज सेम एंड डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, और फिजिकल प्रॉपर्टी जो इनकी होगी वो डिफरेंट होगी फ्रॉम कंपाउंड टू कंपाउंड या फ्रॉम फॉर्म टू फॉर्म। ठीक है, अब यहां पे जो हमारे पास इस प्रॉपर्टी से जो एलिमेंट्स बनते हैं, जो इससे फॉर्म्स बनते हैं और कंपाउंड्स बनते हैं, तो उनको कहते हैं एलोट्रॉप्स। सो एलोट्रॉप्स और all those forms of carbon which are formed by the process of allotrophy, जो एलोट्रॉफी की वजह से सारे कंपाउंड्स बनेंगे, डिफरेंट फॉर्म्स एक ही एलिमेंट के बनेंगे, तो उनको कहते हैं हम एलोट्रॉफ्स। ठीक है, जैसे कि पहला एलोट्रॉफ हमारे पास है डायमंड। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास दूसरा अभी मैंने लिखा था कि हमारे पास ग्रेफाइट भी है, और साथ साथ हमारे पास बकी बाल्स भी है। बकी बाल्स मींस कि हमारे पास बकमिनिस्टर फ्लोरीन भी है। ठीक है, तो ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं, लेकिन ये सारी फॉर्म्स इस प्रॉपर्टी से बनती हैं जिस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एलोट्रॉफी। ठीक है, लेकिन ऑल दीज फॉर्म्स आर नोन एज एलोट्रॉप्स। अब रही बात कि अब हम डायमंड के बारे में अलग से बात करने जा रहे हैं, ऐसे ही ग्रेफाइट के बारे में अलग से बात करने जा रहे हैं, और बकमिनिस्टर्स के बारे में अलग से बात करने जा रहे हैं। ठीक है, फिलहाल मैं डायमंड के बारे में बात करने जा रहा हूं। आई होप कि यू गेट मी। मैं लिखूंगा यहाँ पे पहले डायमंड। ठीक है, सो देखो अब डायमंड की बात। डायमंड से पहले मैं दो चीजों के बारे में बात करने जा रहा हूं, यानी हमारे पास दो टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स होंगे, यानी कि स्ट्रक्चर के बेसिस पे मैं बोल रहा हूं कि हमारे पास दो टाइप के स्ट्रक्चर्स होंगे। एक स्ट्रक्चर होगा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, पता होना चाहिए क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स, और एमॉर्फस। देखो ये जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, ये ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स है जिनका स्ट्रक्चर क्रिस्टल जैसा होगा। क्रिस्टल जैसा कहने का मतलब यहाँ पे कुछ शार्प एंडिंग्स होंगी। ठीक है, शार्प एंडिंग्स होंगी। अगर आप शुगर पीस की बात करें या इस खंड बनाने, ठीक, अगर हम इसी के बारे में बात करेंगे शुगर पीस के बारे में, या उसका जो स्ट्रक्चर हो दैट इज क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्योंकि वहां पे शार्प एंडिंग्स मौजूद होती हैं। ठीक है, एमॉर्फस स्ट्रक्चर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होगा जहां पे शार्प एंडिंग्स मौजूद नहीं होंगी। ठीक है, शार्प एंडिंग्स वहां पे नहीं मौजूद हो सकती है। ठीक है, तो उसको कहते हैं एमॉर्फस स्ट्रक्चर। सो दैट्स व्हाई दिस डायमंड इज क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन। ठीक है, सो दिस इज क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। कार्बन का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पे हियर आर मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कि कार्बन एटम्स यहाँ पे बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे हो। कहने का मतलब कि हम डेफिनेट यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं देंगे कार्बन नंबर का, जिसकी वजह से इसकी जो फार्मूला बनती है, इंपेरिकल फार्मूला जो इसकी है, दैट इज CN, where this n is integral form of या इंटीग्रल नंबर। यहाँ पे जो n है, n का वैल्यू इंटीग्रल होगा, यानी कोई इंटीजर होगा, n का वैल्यू ये 1/2 1/3 नहीं हो सकता, लेकिन कुछ ऐसा होगा जिसे हम इंटीजर्स या नेचुरल नंबर्स कहेंगे। ठीक है, सो इफ आई राइट हियर
if the value of n is here 5, that means here number of carbons is equal to 5. If the value of n is 1 million means 10 lakh, ठीक है, that means the formula for diamond becomes 1 million, ठीक है, C 1 million, ठीक है, C 1 million. Depends upon the structure, how huge the structure will be, the empirical formula change continuously. लेकिन जनरल फार्मूला सेम रहेगी, सी एन ही रहेगी, लेकिन कहने का मतलब जो इंटीग्रल वैल्यू होगा, द इंटीग्रल वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंजेस विद चेंज इन द स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर छोटा होगा, डेफिनेटली नंबर ऑफ कार्बन्स कम ही होंगे. स्ट्रक्चर जितना बड़ा होगा वहां पे कार्बन का नंबर डेफिनेटली इंक्रीज होगा. लेकिन अब रही बात यहाँ पे जो डायमंड का स्ट्रक्चर, मैंने बोला क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होगा कि शार्प एंडिंग्स यहाँ पे मौजूद होंगी. शार्प एंडिंग तो तेज एंडिंग्स दंद्र ही आसान. देन आफ्टर व्हाट वी आर गोइंग थ्रू कि यहाँ पे जो मसला है अब कि डायमंड पूरी यूनिवर्स में कहाँ पे मिलता है, यानी पूरी यूनिवर्स में इसकी ऑकरेंस कहाँ पे है. हाँ, डायमंड हवा में नहीं मिलता, डायमंड किसी और जगह प्लांट से नहीं उगता. हमें पता ये जो डायमंड है अर्थ के 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है. अर्थ का जो इंटरनल पार्ट होगा उसे हम कहते हैं कोर. उसके बाद जो अर्थ का पार्ट होता है दैट इज नोन एज मेंटल, और जो लास्ट पार्ट आउटर कवरिंग जो होती है अर्थ की दैट इज नोन एज क्रस्ट, ठीक है. अब हम डायमंड कहाँ पे हमें मिलता है, यानी कि यहाँ पे जो हम जब भी हम डायमंड की बात करते हैं तो अर्थ में किस पार्ट में डायमंड मौजूद होता है. ये क्रस्ट में मौजूद होता है या कोर में मौजूद होता है या मेंटल में. यूजुअली दिस डायमंड इज फॉर्मड इन मेंटल पार्ट ऑफ अर्थ. मेंटल पार्ट ऑफ अर्थ. So this diamond is found in mental part of the earth. I hope this is clear. Then after ये मेंटल पार्ट होता कहाँ पे है, ठीक है, ये होता है जमीन के अंदर. अगर हम ये डायमंड की बात करेंगे, डायमंड तकरीबन 150 किलोमीटर्स टू 250 किलोमीटर्स तक ये मिलता है. यानी कि अगर हम जमीन के नीचे जाएंगे, ठीक है, जमीन के नीचे बिल्कुल जाएंगे, 150 से लेके 250 किलोमीटर तक डायमंड मिल सकता है, ठीक है. बट एज वी नो कि 150 किलोमीटर नीचे कोई नहीं जा सकता, ऐसे ही 250 किलोमीटर नीचे कोई नहीं जा सकता. इसलिए क्या करते हैं, डायमंड कैसे बाहर आता है. डायमंड वॉल्केनिक इरप्शन से बाहर आता है, ठीक है. इट इज अ नेचुरल प्रोसेस ड्यू टू विच डायमंड गेट्स I mean to say it gets excreted out from the earth, ठीक है, due to the volcanic eruption. जब volcanic eruption होती है तो उसी प्रोसेस से ये 250 किलोमीटर या 150 किलोमीटर से बाहर आता है. यानी कि वहां पे जब अब डायमंड जो मिलेगा हमें, इट विल बी फाउंड इन किम्बरलाइट स्टोन. यानी किम्बरलाइट एक स्टोन है, उसी स्टोन में ये फिक्स्ड होगा, ठीक है. ये है सेडिमेंट्री रॉक है, तो उस रॉक में ये मौजूद होगा, लेकिन इन मिक्सड फॉर्म की इसके साथ इम्प्योरिटीज भी होंगी, तब जाके फिल्ट्रेशन प्रोसेस से पूरा अच्छा सा डायमंड निकलता है जो शाइनी होगा, बाकी चीजें उसमें मौजूद होंगी. लेकिन अब मसला ये है, अर्थ अंदर से बहुत ज्यादा हॉट होती है. कहने का मतलब कि वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, और साथ साथ अर्थ के अंदर जो प्रेशर होता है दैट इज वेरी ह्यूज. इसका कहने का मतलब अगर अर्थ में इतना ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर इतना ज्यादा मौजूद है तो चांसेस है कि डायमंड मैन्युफैक्चर करने के लिए इतना ज्यादा टेम्परेचर लगता होगा या इतना ज्यादा प्रेशर जरूरी लगता होगा. सो दिस इज द पॉइंट आई वांट टू से कि यहाँ पे जो 150 से लेके 250 किलोमीटर के बीच में जो टेम्परेचर होगा दैट विल बी वेरी ह्यूज. आई एम गोइंग टू से हियर व्हाट विल बी द टेम्परेचर नीडेड फॉर फॉर्मिंग द डायमंड. तो यहाँ पे जो टेम्परेचर वहां पे मौजूद होता है मेंटल में तकरीबन 15,000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमें जरूरत पड़ता है ताकि डायमंड जमीन के अंदर बन जाए. 15,000 डिग्री. सो द वैल्यू में वेरी फ्रॉम बुक टू बुक, ठीक है. आई एम नॉट श्योर, मैंने सारी की बुक्स तो नहीं पढ़ी है, जहां से भी
सोर्स है वहां पे मुझे यही मिला, ठीक। देन आफ्टर जो प्रेशर होता है दैट इज 70,000 एटमॉस्फेयर, ठीक है। जो यहाँ पे जो प्रेशर होगा जमीन के अंदर दैट विल बी 70,000 अंडर द अर्थ, ठीक है। तो तब जाके एक डायमंड का छोटा सा टुकड़ा बन जाता है, ठीक है। देन आफ्टर व्हाट वी डू हियर कि अब डायमंड बनेगा इतना ज्यादा टेम्परेचर होने के बावजूद और इतना ज्यादा प्रेशर होने के बावजूद, तब जाके डायमंड जमीन के अंदर बनता है। तो वहां से ये डायमंड वॉल्केनिक इरप्शन से बाहर आता है, तब जाके फिल्ट्रेशन होती है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस से डायमंड पूरा का पूरा बाहर आ जाता है, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू से कि ये जो डायमंड है, पहला जो डायमंड मिला था बड़ा सा डायमंड, उसका नाम है क्यूलिनन, ठीक है, क्यूलिनन डायमंड, ठीक है। सो दिस क्यूलिनन डायमंड इट वाज 3032 कैरेट। सो ये जो क्यूलिनन डायमंड था ये बहुत बड़ा डायमंड था। इसका जो कैरेट वैल्यू है दैट इज 3032, दैट मीन्स 3032 कैरेट इट वाज। सो अब ये क्यूलिनन अगर इतना बड़ा डायमंड था तो कहाँ गया, इसके 9 पीसेस किए गए थे, ठीक है। सो दिस वाज डिवाइडेड इनटू 9 पीसेस। नाइन पीसेस में इसको डिवाइड किया गया था। अब रही बात जो दुनिया का मशहूर डायमंड है दैट इज कोहिनूर। कोहिनूर डायमंड दुनिया का मशहूर डायमंड है, दैट अकॉर्डिंग टू द ब्रिलियंस, नॉट अकॉर्डिंग टू द वेट और समथिंग एल्स। लेकिन अगर हम बात करें ब्रिलियंस के हिसाब से कोहिनूर डायमंड यूनिवर्स में बड़ा डायमंड है इस वक्त। लेकिन मसला ये है इसका जो कैरेट वैल्यू है दैट इज 186 कैरेट इसका वैल्यू है इस डायमंड का, ठीक है, कोहिनूर डायमंड। बट दिस डायमंड इज यूजुअली फाउंड इन सम पर्टिकुलर कंट्रीज। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ कंट्रीज का नाम लिखने जा रहा हूँ कि यहाँ पे हिंदुस्तान में भी मिला था ये कोहिनूर डायमंड, यहीं पे मिला था, ठीक है, इन इंडिया। लेकिन अब मसला ये है कि साउथ अफ्रीका इज लार्ज, इट इज द कंट्री विच प्रोड्यूस द डायमंड इन ह्यूज क्वांटिटी। यानी कि साउथ अफ्रीका में सबसे ज्यादा डायमंड मिल जाता है, ठीक है, साउथ अफ्रीका में, ठीक। ऐसे ही इंडिया में भी आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश में मिला था ये डायमंड, ठीक है। तो ऐसे ही बाकी भी कंट्रीज है जहाँ पे इसकी एग्जिस्टेंस होने के ज्यादा चांसेस हैं, ठीक। तो आई सेड द नेम्स ऑफ द कंट्रीज, तो आप बाकी सर्च भी कीजिएगा, मे भी कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलेगी थोड़ा जो लेटेस्ट हो सकती है, ठीक है। तो देन आफ्टर कि व्हाट इज द दिस 186, मैंने यहाँ पे कैरेट लिखा, लेकिन असल में हमें कैरेट समझ ही नहीं आता कैरेट होता क्या है, ठीक है। सो आई राइट हियर according to the weight, this what will be the value of this carat? I write here 1 carat is always equal to 200 milligrams, ठीक है। हमेशा 1 कैरेट जो होता है वो हमेशा होता है 200 मिलीग्राम्स। अगर हम 200 मिलीग्राम्स को ग्राम्स में चेंज करेंगे तो यहाँ पे ये आएगा सिंपली 20 ग्राम्स, ठीक है। 1 कैरेट इज इक्वल टू 20 ग्राम्स, ठीक है। अब देखो अगर हम इस 186 यहाँ पे कैरेट है तो कोहिनूर का जो ग्राम्स में वैल्यू होगा 186 इंटू 220 हम करेंगे, ठीक है। we'll get the value here, this is here 0, this is here 2, this is here 7 and this is here 3, ठीक है। I hope this is right, yeah। तो 3720 ग्राम्स है कोहिनूर डायमंड, ठीक है। इतने ग्राम्स, अगर आप केजी में भी इसको आप डिवाइड करोगे 3.7 कुछ मिलेगा वैल्यू, ठीक। तो दिस 1 कैरेट इज ऑलवेज इक्वल टू 200 मिलीग्राम्स, ठीक है। दिस वाज ओनली द इंफॉर्मेशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ डायमंड
where the diamond exists either in air or in earth, कहाँ पे ये मिलता है, ठीक है, या पेड़ से उगता है, तो आपको पता है अब कहाँ से उगता है, ठीक। लेकिन अब मसला ये है कि यहाँ पे जो मसला है डायमंड कहाँ कहाँ पे मिलता है, यानी कि किस किस कंट्री में मिलता है वो भी मैंने बोला, और किस सूरत में मिलता है, ठीक है, दैट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर, ठीक है। तो स्ट्रक्चर के बारे में अगर मैं बात करूं, ठीक है, मैं क्लियर करने जा रहा हूं स्ट्रक्चर, फिर बाद में प्रॉपर्टीज रहेंगी वो इंशाल्लाह अगली क्लास में हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो व्हेन वी से द स्ट्रक्चर ऑफ द डायमंड, तो आप ध्यान से देखिएगा, इट इज वेरी इजी। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे अगर यहाँ पे हमारे पास एक कार्बन है, यानी कि पूरा डायमंड कार्बन का ही बना होगा, और यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन और यहाँ पे एक कार्बन, ठीक है। अब डायमंड का जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट विल बी द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है डायमंड का। अब देख लीजिए आप, जब डायमंड का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है, अब देखो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, सो कहने का मतलब डायमंड का जो सेंट्रल कार्बन होगा दैट कार्बन विल बी लिंक्ड विद अदर 4 कार्बन्स। यहाँ पे इस कार्बन की जो वैलेंसी है दैट इज 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज आल्सो 4, all these 4 electrons are engaged with other 4 electrons, means there is no free electron in diamond। डायमंड में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं मौजूद है डायमंड में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब कि जब डायमंड में फ्री इलेक्ट्रॉन कोई नहीं होगा, वी नो द चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स, कि एक जगह से दूसरी जगह चार्ज अगर हमें ट्रांसफर करनी हो वो इलेक्ट्रॉन्स ही लेते हैं। अगर वहां पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, it means this diamond has a chance it will be the bad conductor of electricity, bad conductor of heat also, कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट होते हैं किसी भी स्ट्रक्चर में तो तब जाके हीट ट्रांसफर हो सकती है। जब इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट ही नहीं हो रहे हैं, ठीक, एक जगह से दूसरी जगह, तो ये हीट अप भी नहीं होगा। सेम थिंग इज विद दिस, कि ये कंडक्शन भी नहीं करेगा, ठीक है। ड्यू टू दिस स्ट्रक्चर द एंगल बिटवीन दीज 2 बॉन्ड्स, ठीक है, सो जो यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में जो भी बॉन्ड बनेगा, कार्बन और कार्बन के बीच में जो भी बॉन्ड बनेगा बाय सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, ऑल दोज बॉन्ड्स आर नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड्स। अच्छा, कोवैलेंट बॉन्ड्स आर दोज बॉन्ड्स विच आर फॉर्मड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, तो यहाँ पे जो बॉन्ड होगा दैट विल बी कोवैलेंट बॉन्ड। अब रही बात कोवैलेंट बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड के दरमियान जो एंगल बनेगा दैट एंगल विल बी 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स, ठीक है। जब भी 109 डिग्री 28 मिनट्स का यहाँ पे ये बनेगा एंगल, तो तब जाके इसका जो स्ट्रक्चर के चांसेस है वो बनेगा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में डिस्क्रिप्शन इसी वीडियो के साथ में अटैच करूंगा कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। लेकिन यहाँ पे आप देख लीजिए 109 डिग्री 28 मिनट्स इसका जो एंगल होगा बीच में, बॉन्ड्स के बीच में एंगल होगा दैट विल बी दिस, ठीक। देन आफ्टर ये साइड वाला कार्बन है, ये भी और 3 कार्बन्स के साथ लिंक करेगा, लेकिन इस कार्बन के लिए चौथा कार्बन यही बनेगा, ठीक। कहने का मतलब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ लिंक होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कार्बन के साथ लिंक, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कार्बन के साथ लिंक। कहने का मतलब दिस नॉट द डेफिनेट स्ट्रक्चर, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ओनली, ठीक है। यहाँ पे ये जो एंड वाला कार्बन है, ये कार्बन भी और 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ, सॉरी दिस 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ लिंक करेगा, और लेकिन वो इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के ही होंगे। लेकिन इसका मतलब every central atom of carbon is attached with 4 atoms of carbon
So that leads to form the structure which is known as tetrahedral structure. ठीक है, अब देखो डायमंड की जो प्रॉपर्टीज होंगी, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने बना दिया. अब प्रॉपर्टीज मैंने बोला फ्री इलेक्ट्रॉन कोई है नहीं. तो पहली जो प्रॉपर्टी होगी, सो इट विल बी बैड कंडक्टर. ठीक है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. कहने का मतलब कि यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी नहीं होगी और इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी भी नहीं हो सकती है. ठीक है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन कोई है नहीं. ठीक, इसकी जो डेंसिटी होती है बहुत ज्यादा हाई होती है. डेंसिटी ऑफ दिस डायमंड इज वेरी हाई. अब कितनी डेंसिटी है? दैट इज 3.5 ml पर. यस, या हम लिख सकते हैं यहाँ पे 3500 kgs पर मीटर क्यूब. ठीक है, 3500 kgs पर मीटर क्यूब. यानी कि इसका मतलब अगर हम छोटा सा बक्स लेंगे जो जिसकी लेंथ, ब्रेडथ और हाइट 1-1 मीटर की होगी, तो उतना बड़ा स्ट्रक्चर, उसका जो वजन होगा, वेट उसका जो होगा, that will be 3500 kg. It is huge weight. ठीक है, तो ऐसे ही मैं बात करने जा रहा हूं कि इसका जो डेंसिटी है दैट इज वेरी हाई. अगर समझने के लिए आप छोटा सा कुछ थैली वैली लेंगे, उसमें जितना भी सामान आप भरेंगे, ठीक है, उस सामान का ज्यादा से ज्यादा वजन 1 क्विंटल 2 क्विंटल से हो सकता है. ठीक है, लेकिन दिस इज 35 क्विंटल्स. ठीक है, 35 क्विंटल्स. ठीक है, ये इतना वजन होता है डायमंड का. दैट मीन डेंसिटी. ठीक है, सो ऐसे ही सो इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एसिड और अल्कलीज. ठीक है, इसका मतलब कि अगर हम इस पे एसिड भी छिड़केंगे या बेस भी इस पे लगाएंगे, इस पे कुछ असर नहीं होता. ठीक है, दैट मीन्स इट इज अनरिएक्टिव. किसी के साथ रिएक्शन ये आसानी से नहीं कर सकता. ठीक है, अब जाके तो इट इज नॉट अफेक्टेड बाय ऑल दिस थिंग्स. ठीक है, तो अब यहाँ पे जो मसला ये है कि डायमंड, अगर इसकी हम यूजेस देखेंगे, बहुत जगहों पे यहाँ पे इस्तेमाल, मेडिकल फील्ड में भी यूज होता है. तो हमारे कटिंग पर्पस के लिए, ड्रिलिंग पर्पस के लिए भी यूज होता है, क्योंकि इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस. सो आई राइट हियर इट इज हार्डेस्ट सब्सटेंस. ठीक है, अब रही बात मेल्टिंग पॉइंट की. ठीक है, जो इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा दैट इज नियरली व्हाट इक्वल टू 4027 डिग्री सेल्सियस, यानी 4027 डिग्री सेल्सियस का मेल्टिंग पॉइंट होगा, तब जाके मेल्ट हो सकता है. तो इतना टेम्परेचर मेंटेन करना आसान बात है नहीं. ठीक, तो 4027 डिग्री सेल्सियस इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डायमंड, बट द बॉइलिंग पॉइंट चेंजेस व्हेन द टेम्परेचर 900 डिग्री इज गिवन टू द डायमंड. जब भी हम 900 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डायमंड को अप्लाई करते हैं, तब जाके डायमंड कार्बन डाइऑक्साइड बनता है पहले. ठीक है, याद रखना, जब भी डायमंड को हम 900 डिग्री टेम्परेचर अप्लाई करते हैं, तब जाके डायमंड कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो सकता है. ठीक है, तो सिमिलर थिंग इज विद दिस कि बॉइलिंग पॉइंट जो होगा, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड एज वेल एज द प्रेशर. कि कितना ज्यादा प्रेशर होगा, उसी हिसाब से हम यहां से टेम्परेचर इंक्रीज कर सकते हैं. ठीक है, तो ये हुआ मेल्ट करने के लिए इतना टेम्परेचर लगता है, तो जब ये बॉईल होगा तो कितना टेम्परेचर लगेगा, इट इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, नाउ ये जो यूजेस है डायमंड की, मैंने बोला डायमंड ड्रिलिंग पर्पस के लिए यूज होता है. जैसे कि वी कट द ग्लास
बाय अ लिटिल पेन, वहाँ पेन के जो टिप होता है, पेन का जो टिप होता है उसके सामने डायमंड थोड़ा सा डुप्लीकेटिव होता है, ओरिजिनल कहाँ होगा, तो उससे हम कुछ चीजें काट सकते हैं जो ऐसे पॉसिबल है नहीं, ठीक है। सो एज वेल ड्रिलिंग पर्पज हम इसको यूज कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास कैटरैक्ट रिमूव करने के लिए मेडिकल फील्ड में ये यूज हो सकता है, और बात या ज्वेलरी में भी फॉर ब्रिलियंस, ठीक है। तो ताकि जो उसकी जो ब्राइटनेस है ज्वेलरी की वो ज्यादा बढ़ जाए, वहां पे भी डायमंड यूज होता है, ठीक है, इन ज्वेलरीज, ठीक है। तो ऐसे ही बात रहती है कि ये जो हमने अभी तक यहाँ तक पढ़ा, अब रह गए ग्रेफाइट रहा और फ्लोरीन रहा, इंशाल्लाह जिंदा रहे तो वो भी पढ़ेंगे, ठीक। लेकिन आई होप जो भी आज मैंने यहाँ तक पढ़ा है, दिस मस्ट बी क्लियर टू यू पीपल, ठीक है। मैंने बड़ी आसानी से बोला, आहिस्ता आहिस्ता बोला, लेकिन इसके बाद जो मसला रहता है वो रहता है सब्सक्राइबर, ये जो चैनल के सब्सक्राइबर से बहुत कम है। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए आप, ताकि सब्सक्राइबर बढ़ जाए। इसलिए नहीं, मेरा बाकी स्टूडेंट्स आजकल ऑनलाइन क्लासेस में लगे हैं, तो उनके लिए डिफिकल्टी है, क्योंकि यहाँ पे 2G चलता है, 4G चलने वाला तो है नहीं कश्मीर में। तो इसलिए आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि बफरिंग से भी देख सकते, टाइम लगेगा लेकिन देख सकते हैं क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, ठीक है, कैसे होता है ये ऑनलाइन क्लासेस में। यहाँ पे पोटेंशियल नहीं होता है 10th क्लास के स्टूडेंट्स का इतना कि वो ऐसे दूर से समझे कि क्या बात है, ठीक है। इसलिए आप शेयर कीजिए इस चैनल को भी अपने ग्रुप्स में, अपने कलीग्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, तब जाके वो फैसिलिटेट हो सकते हैं, ठीक है। बाकी कमेंट्स अगर कुछ डिफिकल्टी हो रही है तो कमेंट में लिख दीजिए, और लाइक करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।